सब खैरियत है। चलिए बहुत बढ़िया। अरे बंद करो यार, ये सब जो है क्या बज रहा है। आप दोनों, आपका नाम क्या है? अच्छा, कहाँ से हैं सभी लोग? एक बार मुझे अपना परिचय दे दो, फिर हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, बिहार से हो, बहुत बढ़िया। और ओके, हिंदी मीडियम। अच्छा, इनको इन दोनों को जानते हैं, वो भी प्रेम है, वो भी बिहार से हैं। और भी सारे बच्चे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस बार आईएएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो वो लोग एग्ज़ाम के बाद फिर हमारे साथ जुड़ेंगे। और अभी हम लोग जहाँ पर हैं, सबसे पहले थोड़ी सी चर्चा मैं आपके साथ करने जा रहा हूँ। एक तो सिलेबस पे चर्चा मैं थोड़ी सी करूँगा। बहुत आसान सा सिलेबस हिंदी साहित्य का है, और हिंदी साहित्य में एक निश्चित बात है, एक निश्चित पैटर्न है, उसी पैटर्न के तहत आपको पढ़ना होता है। और अगर आपने ठीक तरीके से पढ़ लिया, इसको ऑन करो प्रेम वहां से, अगर आपने ठीक तरीके से पढ़ लिया तो ठीक, बस बस बस। तो मैं यही बता रहा था कि अगर आप ठीक तरीके से पढ़ लें किसी विषय को, तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो सकती है, मुकम्मल हो सकती है। और अगर हम देखें, पहली बात तो ये है, शब्दों की बाजीगरी आनी चाहिए हिंदी माध्यम में सिलेक्शन पाना है तो। तुम सब चीज जानते हो, शब्दों को जोड़ना नहीं जानते, इंटरलिंक करना नहीं जानते, तो सब बेकार है, सब यहीं धरा रह जाएगा, ज्ञान सारा तुम्हारा यहीं रह जाएगा। अगर तुमने उसका प्रदर्शन नहीं किया तो फिर ज्ञान का मतलब क्या है? हिंदी साहित्य आपके लेखनी को बड़ा अच्छा बना देगा, पहली बात तो ये है। लोग बताते हैं जनरल स्टडी के पेपर में इस्तेमाल नहीं होता, खूब आप पूछेंगे लोग बताएंगे हिंदी साहित्य, हिस्ट्री लिख लीजिए। हम हिस्ट्री पढ़ाते, ऑप्शनल भी पढ़ाया है। उसके बाद अगर हिंदी साहित्य पढ़ा रहे होंगे तो कुछ आधार होगा इसका। अगर आप जितनी मेहनत वहां करेंगे, अगर उसकी आधी मेहनत यहां कर दें, तो ज्यादा नंबर और आपके सिलेक्शन के आधार बन जाएंगे। अगर हम देखें हिंदी साहित्य को, चूंकि आप लोगों की पहली क्लास है, फिर हम आएंगे एक अपने टॉपिक पे। तो हिंदी साहित्य में दो पेपर होते हैं, जैसे हर में होते हैं, हर ऑप्शनल में दो पेपर यहाँ पे भी हैं। पहले पेपर में भी दो हिस्से हैं, एक तो भाषा विज्ञान या जो हिंदी भाषा है उसका इतिहास, हिंदी भाषा का इतिहास, ठीक है। दूसरा हिस्सा है हिंदी साहित्य का इतिहास। फिर दूसरे पेपर में आओगे, इसमें भी दो हिस्से हैं। पहला पद्य की व्याख्या और दूसरा गद्य की व्याख्या। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो यहीं आपको उपन्यास, कहानी, नाटक, आलोचना, निबंध पढ़ने। अब ये जो आपको निबंध पढ़ना है, ये अकेले 250 नंबर का आपके यूपीएससी के उसमें भी आता है। एक आपको आधार मिलेगा कि कैसे निबंध होते हैं, ठीक।
क्योंकि जो आपसे निबंध पूछा जाता है ये बेसिकली हिंदी साहित्य का विषय है। निबंध, ऐसे राइटिंग का मतलब क्या होता है? अपनी बातों को बद्ध करके, बांध करके, कुछ उदाहरण प्रमाण प्रस्तुत करके आप लोगों के सामने रखें, पिरो दें, और उसमें जो भी बात आप रखें उसके पीछे आधार हो। क्या हो? आधार हो। आप जब भी निबंध लिखने बैठते हैं तो अपने जीवन की घटनाओं, कोई रिपोर्ट, कोई आधार, कहीं की कोई आपके पास जो जानकारी, ऐतिहासिक साक्ष्य, ज्योग्राफी से जुड़े साक्ष्य, इकोनॉमिकल जो तथ्य हैं, डाटा है, उसका इस्तेमाल करते हैं आप। और जब आप उसका इस्तेमाल करते हो तो आपका जो निबंध है वो बेहतर बन जाता है। यहां पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जब निबंध के बारे में बताएंगे तो उनके यहां इसी चीज की समझ आपको बनेगी कि निबंध कैसे लिखा जाता है। हर व्यक्ति निबंध कहता है हम आपको लिखना सिखा दें। तरीका क्या है? तरीका ये है। इसके अलावा इस विषय के साथ एक बात यह है कि ये एक स्थिर है विषय है, मतलब लगातार कोई इसमें जो आपको बहुत बड़ा बदलाव नहीं दिखाई देगा। स्टैटिक सब्जेक्ट है, स्थिर है। कहानियां जो हैं, जो नाटक है, आलोचना है, निबंध एक बार तैयार हो गया, कुछ उसके की पॉइंट्स हैं, उनको तैयार कर लिया, उनको मस्डअप कर लिया, आंसर लिखना शुरू। आप प्रेम के आंसर देख लो, आपको समझ में आ जाएगा कि प्रेम अभी आए थे, इंटर किया है। आंसर ऐसा लिखते हैं कि मतलब अगर आप यहाँ पे किसी को दे दें अच्छे कोचिंग में पढ़ने वाले, बड़ी कोचिंग वाले, तो नहीं लिख पाएंगे। कुछ ऐसा नहीं है कि मैं बड़ी बात बता रहा हूं, मैं जितना पढ़ाता हूं उतना ही वो पढ़ता है। एक बहुत सीधी सी फिलॉसफी है कि अगर आपको आता है तो आपको लिखना भी आना चाहिए, और अगर आपको नहीं आ रहा है तो समस्या है। फिर सारा ज्ञान हमारा कूड़ा है जब हम लिख नहीं पा रहे हैं। ज्ञान का महत्व तब है जब हमें लिखना है। अब इसमें आप लोग पूरा जो सिलेबस ले लेंगे, मैंने एक आपको मोटी मोटी रूपरेखा बताया, इसमें इस वाले पेपर में लगभग अगर हम 150 क्वेश्चन लिख लें, थोड़ा यहां से अधिक लिख लें 80 क्वेश्चन के आसपास, और यहां से भी लिख लें, आप ये मान के चलो कि अधिकतर क्वेश्चन आपको हूबहू वही मिल जाएंगे। उतार आना है, वहां उतार आना है, मतलब उतार आना है कि जो पूछा गया, अब पूछा गया अपभ्रंश की विशेषताएं बताइए। अभी हम आएंगे भाषा विज्ञान, अभी हमने नहीं पढ़ाया। तो अपभ्रंश में 6 विशेषताएं, 6 विशेषताएं हूबहू उतार आना है। 15 नंबर का क्वेश्चन है, अच्छी राइटिंग में आप उतार आए तो उतना नंबर मिल जाएगा। मैथमेटिक्स की तरह नंबर मिलता है भाषा विज्ञान में। तो पहला पेपर स्कोरिंग है, ये वाला जो पेपर है 250 नंबर का, ये स्कोरिंग पेपर है। इस पेपर में हम बहुत अच्छा नंबर ला सकते हैं, 160 नंबर तक लाया जा सकता है, 160 से 170 नंबर तक। हिंदी माध्यम में क्यों हिंदी साहित्य हिट है, क्यों इतना ऊपर है? स्कोर बहुत अच्छा कर देगा, एक बार तैयार कर दे स्कोर कर जाएगा। जहां हिंदी माध्यम में 250 नंबर अगर आप हिस्ट्री में ला रहे हैं तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तब 250 नंबर आएंगे। क्यों? क्योंकि हिस्ट्री में कई अप्रोच होते हैं। साम्राज्यवादी दृष्टिकोण है, राष्ट्रवादी दृष्टिकोण है, सबल्टन दृष्टिकोण है, मार्क्सवादी दृष्टिकोण है। जो आंसर चेक कर रहा है उसका क्या दृष्टिकोण है? आपका आंसर उससे नहीं टैली किया, नंबर उस साल आपको नहीं मिलेगा। हम तो यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे, हमें पता है ना क्या खेल होता है। अध्यापक भी एक अपनी विचारधारा से बंधा हुआ है, आप भी एक विचारधारा से बंधे हो। हम सबकी एक कोई ना कोई जो फिलॉसफी होती, विचारधारा होती है, होती नहीं होती, उसको आदमी छोड़ ही नहीं पाता है।
तो हम एक ऐसे विषय में जाएं जहां पर एक तो अंग्रेजी माध्यम के विषय से कोई असुरक्षा ना हो हमको। हिस्ट्री की कॉपी जो इंग्लिश में चेक करता है वही हिंदी में भी चेक करता है। आमतौर पे आप जानते हैं इंग्लिश को लेकर मानसिकता क्या है। इंग्लिश में लिखा है इसका मतलब वो व्यक्ति महान ही होगा, उसके अंदर महानता के तत्व होंगे, पंख लगे होंगे। हिंदी में जो लिख रहा है वो थोड़ा सा जो गरीब टाइप का होगा। ये सोच है। तो हम ऐसे विषय पे जाएंगे जहां हम खेल सकते हैं। यहां इंग्लिश मीडियम का भी आएगा तो भी हिंदी में ही लिखेगा। अगर इंग्लिश, मेरे पास ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका मीडियम इंग्लिश है लेकिन उन्होंने हिंदी साहित्य रखा है, वो पूरा पेपर इंग्लिश में लिखते हैं लेकिन इसको हिंदी साहित्य क्यों रखा? क्योंकि उनको ये पता चल गया हिंदी साहित्य स्कोरिंग है, स्कोर कर जाएगा। अगर हमको 30 नंबर का फायदा होगा, 20 नंबर का फायदा होगा यूपीएससी में, तो 0.5 का मतलब है, 0.2 का मतलब है। 20 नंबर तो बहुत बड़ी चीज है। आप नहीं हो रहे होंगे तो हो जाएंगे, हो रहे होंगे तो अच्छे पद पे चले जाएंगे, आईआरएस हो रहे होंगे तो आईएएस हो जाएंगे, ये मतलब है। इसलिए वैकल्पिक विषय का चुनाव बहुत सोच समझ के, बहुत जो रणनीति के लिहाज से किया जाता है। ये वो विषय हमारे लिए एक अच्छा पैरासूट का विषय हो कि हमें उतार दे। जब हम, पैरासूट क्या होता है? कोई पहाड़ी है वहां से हम कूदे तो हमको पार करा दे, जो सुरक्षा प्रदान करे। अब पता चले कि हमने एक ऐसा विषय ले लिया, पैरासूट ही नहीं खुला, अब धराशायी हो गए जाके। ऐसे बहुत सारे विषय हैं। जैसे आपने ले लिया जो समाजशास्त्र, पॉलिटिकल साइंस, आपने अभी किया इस साल, अगले साल अपडेट हो गया आधा पेपर। आपके बूते की बात ही नहीं है आप उसको अपडेट कर पाए। पबैड ले लीजिए, हर साल रिपोर्ट्स आती हैं। अगर आपको पहला पेपर जो होता है वो होता है सैद्धांतिक और दूसरा पेपर होता है अप्लाइड, तो सैद्धांतिक में तो नंबर आ जाएगा, अप्लाइड में कैसे आएगा? इसलिए लोग विषय वो रखते हैं जहां अपडेशन कम हो। एक बार तैयार हो गया तो दर्शन शास्त्र लोग सुन कहते थे कि एक बार रख लीजिए हो जाता। क्यों? क्योंकि विषय में अपडेशन ना हो, ज्यादा अपडेशन ना हो। तो यहां ये भी चीज आपको दिखाई देगी। अगर हम मेहनत कर लें, शिद्दत से आगे बढ़ जाएं, मेरा अपना मानना है ये विषय आपको पे कर देगा। आपके सिलेक्शन में 50% ये रोल प्ले कर सकता है। अगर इसमें 300 नंबर उठा दिया ना, ऐसे समझो, थोड़ी सी बात बच्चों को मैं हमेशा समझाता हूं। 1000 नंबर का जनरल स्टडी है ना, 1000 का 4 पेपर हैं। $400 नंबर तक जाने में पसीना छोड़ दोगे। 360 370 तक पहुंचते पहुंचते हालत खराब हो जाएगी, कितनी भी तैयारी करो तुम। तरीका वो भी मैं बता दूंगा। जो मुझे आता है वो मैं आपसे, एक भी चीज ऐसी नहीं होगी जो मैं आपको ना बताऊं। ठीक? 1000 में 360। आ जाओ वैकल्पिक पे। 500 में अगर 300 नंबर की रेंज ला दिए, 280 से 290 पे चले गए, थोड़ा एवरेज निकाल के देखो ना, आधे का अंतर है। और नंबर देखो थोड़ा, 500 नंबर में इतना आ रहा है, वहां 1000 में इतना आ रहा है। और रात दिन की मेहनत है, 4 पेपर में रटना है बैठ के। ये लोग कहते हैं अरे ऑप्शनल बाद में कर लिया जाएगा। पता ही नहीं है किसी को, यहां कुछ पता नहीं है, सब चले जा रहे हैं भीड़ में। यहां जो हम लोगों के सामने काम करते थे वो हो गए हैं टीचर बड़े बड़े संस्थाओं में। समझ में आया? समस्या ये है किसी को कुछ नहीं पता, सब चल रहे। नए बच्चे आते कहें आप ही ब्रह्मा हो, ऐसे नहीं चलेगा। आप स्वयं ब्रह्मा हो, आप स्वयं विश्वास अपने ऊपर करो, और एक अच्छे शिक्षक की आपको जरूरत है, बस और कुछ नहीं चाहिए।
सारी क्षमता आप में है यार। बुद्ध ने एक बात बहुत अच्छी कही, आत्मदीपो भव। अपने दीपक तब आप बनोगे जब आपको कोई सही रास्ता बताए। कबीरदास ने कहा, पीछे लागा जाए था लोक वेद के साथ, आगे से सदगुरु मिले दीपक दीना हाथ। मैं भी जो लोग कह रहे थे कि वही बढ़िया है, वहीं चलो, तिलिस्म वही है, यही तो होता है। यहां आते बच्चे तुरंत 10 आदमी घेर लिए, अरे भैया नंबर 1 पे वही चल रही है। पागल हो गया बच्चा। 4 साल बाद पता चला कोई नंबर 1 पे नहीं चल रहा था। लेकिन नुकसान क्या हुआ? ये समस्या है। सही जगह आप आना भी चाहोगे तो कोई आने नहीं देगा आपको। अगर मान लो आप आ भी गए, उसके बाद आपको अरे यार वहां कुछ नहीं। ये है तरीका, हमें बदलना पड़ेगा, सोच बदलनी पड़ेगी। और अगर हम सोच बदल लेंगे, तरीका बदल लेंगे, मैं आपको निश्चित बता रहा हूं कि आपको जो सफलता मिलेगी। लेकिन सोच बदलना पड़ेगा। थोड़ा सा मैं रश्मि रथी की कुछ आपको पंक्तियां सुनाऊंगा, उसके बाद हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। इसमें कोई समस्या हो तो पूछ लो, कुछ आप लोग के हो प्रश्न तो पूछो, मुझसे खुल के पूछ लो। भैया मुझे चाहिए 5 से 6 महीना, क्योंकि मैं पढ़ाता हूं आराम से। जो लोग आए होंगे क्लास में उनको पता है मैं आराम से पढ़ाता हूं, बहुत आनंद लेकर पढ़ाता हूं, आंसर राइटिंग के साथ पढ़ाता हूं। आपको कम बच्चों में फायदा हमें क्या है कि हम आपको खूब लिखवा लेंगे, और नहीं लिखोगे तो आपको यहीं पे कान भी गर्म कर देंगे। कान गर्म करने का मतलब सांकेतिक रूप से कान गर्म करेंगे क्लास में ही। आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं हम क्यों यहाँ आए हैं। आप इतनी दूर आए हैं, अपने माता पिता का आप ध्यान रखिए। आप सोचिए कि आप क्यों आए हो यहाँ तक। अगर कोई टीचर आपको मिल गया, उसके बाद भी आप नहीं पढ़ पाए, तो फिर कोई मतलब नहीं निकलेगा। 5 से 6 महीना कटिबद्ध होकर, देखिए हम शब्द अपने आप ऐसे ही आपके शब्द आने चाहिए। शब्दों की कोई एक लयबद्धता होनी चाहिए। अच्छे व्यक्ति के साथ लोग क्यों रहते हैं? लोग कहते हैं अच्छे, हम कहते हैं हमें हिंदी आती है, हमें हिंदी भी नहीं आती। बच्चे आते हैं, उनसे बात करता हूं तो हिंदी भी नहीं बोल पाते, वो कहते हैं अच्छा आंसर लिख लेंगे। कैसे संभव है? जब आप सामान्य शब्दों का इस्तेमाल भी नहीं कर रहे हैं, अगर आप थोड़ा सा उर्दू और थोड़ा हिंदी मिक्स कर दिया, आपकी भाषा शानदार हो जाएगी। लेकिन ये करना आसान नहीं है ना, इसके लिए अभ्यास चाहिए। अभ्यास का मतलब यह है कि जब आप लिखोगे, कुछ नए शब्द कुछ पुराने शब्द मिला के एक प्रभाव बनेगा। ये सीखना है। शब्दों का चयन, कब कहाँ इस्तेमाल कितना करना है, कब कहाँ रुकना है, छोटा छोटा पैराग्राफ बनाना है, इस तरीके से। और कोई प्रश्न? बहुत बढ़िया प्रश्न। तुम्हारी रणनीति में पेपर 4 सबसे ऊपर होना चाहिए। अब तुम यहां आ ही रहे हो, मैं तुमको इसी बताऊंगा। पेपर 4 तुमको बहुत स्कोर करा देगा। एथिक्स का पेपर होता है, वो पूरा व्यवहारिक पेपर होता है। कोई तुम कुछ भी पढ़ लो, तुम वहां पर वही लिख के आओगे जो तुम हो। एक लड़का था, उसके हमेशा पेपर 4 में नंबर खराब आते, वो खूब तैयारी करता था। तो एक बार मेरी बात हुई, मैंने कहा तुम क्या लिखते हो? कैसे जो कुछ रहता है जितना मैं, हम कहे जो हो वो लिखो ना। हाँ हाँ हाँ, कोई नहीं, बोलो। बिल्कुल काम आते हैं। आप जब इथिक्स का अपना सिलेबस देखोगे तो उसमें केस स्टडी है। इसके अलावा बहुत सारे जो विचारक हैं, भारतीय विचारक भी हैं और जो यूरोप के, जो विश्व के विचारक भी हैं, उनके द्वारा जो सिद्धांत दिए गए हैं
उन सिद्धांतों का भारत के प्रशासन में और विश्व के प्रशासन में क्या इस्तेमाल होता है, नैतिकता क्या है, सत्यनिष्ठा क्या है, मूल्य क्या है, इनको केवल पढ़ना नहीं है, व्यवहार में प्रयोग करना है। कंडीशन होगी, उस कंडीशन के बिहाफ पर आपको अपने आप को प्रस्तुत करना है। एथिक्स का पेपर, जैसे महात्मा गांधी के एक स्टेटमेंट समझाता हूं। महात्मा गांधी ने कहा कि इस दुनिया में हमारी प्रकृति के पास सबका पेट भरने की क्षमता है, लेकिन किसी के लालच को पूरा करने की क्षमता नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हम किसी की लालच को नहीं पूर्ण कर सकते। इस नेचर के अंदर इतनी क्षमता है, पेट भर सकती है, लेकिन अगर आप लालची हो गए तो आपके लिए बड़ी समस्या होगी। आज जो हम जहां खड़े हैं, आज हमारा एनवायरनमेंट जितना खराब है, वो केवल इसलिए है कि हमारी लालच है। आज आप हमेशा कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, पेरिस एग्रीमेंट कर रहे हैं, जो पृथ्वी को बचाने के लिए आप जो लगातार सम्मेलन कर रहे हैं, ये क्या है भाई? आप ये सोचिए कि दुनिया में जो देश औद्योगिकरण की प्रक्रिया में सबसे आगे रहे, उन देशों को अगर आप देखोगे तो उन्होंने तो विकास कर लिया, किया कि नहीं किया? जो देश औद्योगिकरण की प्रक्रिया में आगे रहे, उनका विकास हो गया। आज आप जब भी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में बैठते हो तो यह बात आती है कि कौन कार्बन का कितना उत्सर्जन कर रहा है। भारत जैसे विकासशील देश, जिन्होंने अभी विकास की प्रक्रिया में आगे ही नहीं बढ़ पाए, अगर वो उत्सर्जन नहीं करेंगे तो वो तो उनके लोग जिएंगे नहीं। अब हमें एक ही बराबर कुर्सी पे बिठा के जितना आप नियंत्रण कर रहे हो उतना हम भी नियंत्रण करेंगे तो काम खत्म हो जाएगा हमारा। इसलिए भारत समय मांगता। और यहीं से आता है कार्बन क्रेडिट। बहुत सारी चीजें हैं, तुम्हें समझना पड़ेगा कि कार्बन क्रेडिट की जो अवधारणा है, वो अवधारणा इसी बात की है कि दुनिया के विकसित देश अगर हम ज्यादा उत्सर्जन कर रहे हैं तो जो लोग नहीं कर रहे हैं उनको हम छूट देंगे। उसी संदर्भ में हम जब पढ़ाते हैं तो हम हिंदी से तुमको ले जाएंगे हिस्ट्री से वहां, वहां से वहां, क्योंकि नॉलेज बेस होना चाहिए। एक बार समझ लो, यूपीएससी में सेलेक्ट होने के लिए तुम्हारे पास नॉलेज का इंटरलिंकिंग होना चाहिए। नॉलेज ही नहीं चाहिए, लिंक करना पड़ेगा। जैसे मैं तुम्हें बताऊं, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के पीछे अभी जो नई अवधारणा वो ये है कि इसरो और नासा जैसे संस्थान ये कह रहे हैं कि इस सभ्यता का पतन, इसका पतन इसलिए हुआ क्योंकि वहां के लोगों ने अपने एनवायरनमेंट के साथ बहुत ज्यादा छेड़छाड़ किया, अत्यधिक दोहन किया, नदियों के पानी का अत्यधिक दोहन किया, पेड़ों का, जंगलों का अत्यधिक विनाश किया, इसलिए इस सभ्यता का पतन हुआ। अगर ये बात ठीक है, नासा और इसरो जैसे संगठन बोल रहे हैं, तो क्या अब हम आज के इस दुनिया में हम जैसा काम करें, क्या हम बचेंगे? प्रश्न ये है। कोई भी चीज आपके सिलेबस में डाली गई है, उसके पीछे आधार है आपदा प्रबंधन कि जो सीमट बैठ रहा है, दब रहा है। दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर समुद्र तल जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग होगी वैसे वैसे उन देशों को डूबने का खतरा बन गया है। मालदीव जैसे डूब जाएंगे, जो श्रीलंका जैसे देश हैं उनको खतरा उत्पन्न होगा। ये है लिंक। कोई भी चीज आपसे यूपीएससी में अपने सिलेबस पर बहुत गहरी पकड़ बनाओ, सिलेबस को चिपका लो सामने। वही तुम्हारी बाइबल है, वही कुरान है, वही गीता है, अभी जब तक तुम तैयारी कर रहे हो। क्योंकि जो चीज तुम्हें चाहिए उसके लिए आपको शिद्दत से लगना पड़ेगा भाई। आप ये सोच लो कि ऐसे ही हो जाएगा, कुछ ऐसे नहीं होगा। जब जब किसी ने कुछ किया है, ताकत लगानी पड़ती है। जब मानव ताकत लगाता है तो पत्थर पानी बन जाता है, मानव ताकत लगाता है तो पहाड़ को रास्ता देना पड़ता है। लेकिन मानव भी होना चाहिए। वो हल्का व्यक्ति कुछ नहीं करता इस दुनिया में। तैयारी का जो लोग ये कहते हैं कि हमने तैयारी करना है,
वो नारा लगा रहे हैं पीछे से, तैयारी करेंगे, आईएएस बनेंगे। अरे आईएएस कैसे बनोगे? आईएएस बनने के लिए पहले तुम्हारे पास एक रूट मैप होना चाहिए। पहले क्या, फिर क्या, फिर क्या, फिर क्या और फिर क्या, ये तरीका चाहिए। अगर हम इस तरीके पे चलेंगे तो कुछ संभव है, इस तरीके पे नहीं चले तो संभव नहीं है। और क्या प्रश्न है? बोलो बोलो, आज पूछ लो। निबंध में 140 से 150 के बीच में तरीका हम बताएंगे। एथिक्स में भी तरीका हम बताएंगे। इसमें आपको मैं एक बात बता दूं, फर्स्ट पेपर में आपके लगभग 100 नंबर के आसपास आ सकते हैं, इसमें भी आ सकते हैं 100 से 90 के बीच में। सबसे कम नंबर आएंगे थर्ड पेपर में, उसमें इकोनॉमी है, साइंस टेक है और ये है, वहां पे तुम्हारा नंबर जो है नीचे जाएगा और तुम अपना उल्टे भी खड़े हो जाओगे बेताल के तरह से, तब भी नंबर नहीं आएगा। अगर ये सोचो कि बेताल बन जाऊं मैं, यहां पढ़ डालूंगा कुछ भी हो जाए धरती पे, तब भी नहीं होगा। ताकत वहां लगानी चाहिए जहां हमको एज मिल सकता है। ताकत लगाना है तो वैकल्पिक विषय पर, ताकत लगाना है पेपर 4 पर, ताकत लगाना है निबंध पर, ताकत लगाना है पेपर 1 पर। पेपर 1 पे हमारा एक स्टूडेंट था, प्रदीप नाम है, अभी आईपीएस है। तो जब मैं इसके पहले निश्चय में भी पढ़ाता था, तो बहुत सारे संस्थाओं में जैसे मैंने पढ़ा है वहाँ पे स्टूडेंट रहे, उसका नंबर हमेशा पेपर 1 में 63, 60 ऐसे ही नंबर आता था। मैंने कहा यार क्या चक्कर, तुम्हारा नंबर नहीं आता? कहा गुरुदेव मैं एक गलती कर रहा हूँ मुझे लग रहा है। हम कहे क्या? कहा मैं केवल तथ्य लिखता हूँ, इंटरलिंक नहीं कर पाता। तो फिर मैंने उसकी 3 दिन की क्लास लिया, क्योंकि जो मेंस के ही समय वो आया था मेरे पास, 3 दिन की क्लास। और वो राजस्थान में तहसीलदार था, उससे पहले ही हो गया था सेलेक्ट पीसीएस में। हमने 3 दिन में उसको एक ही बात समझाई कि हर घटना एक दूसरे से लिंक है, और उस पर एक हमने उसको ब्रीफ किया। जैसे हमने ये समझाया कि अगर तुम पाषाण काल को समझते हो तो पाषाण काल ताम्र पाषाण काल से लिंक है, ताम्र पाषाण काल आगे चल के सिंधु घाटी सभ्यता से लिंक है, और सिंधु घाटी सभ्यता आगे चलकर वैदिक सभ्यता, वैदिक संस्कृति से लिंक है। वैदिक संस्कृति फिर अलग अलग विशेषताएं, वहां का समाज, राजनीति, अर्थव्यवस्था, धर्म। तरीका ये है, लोग क्या करते हैं, लगते हैं रटने। पता जब नहीं होता है ना, तो होता क्या है, जब हमें जानकारी ही नहीं है तो फिर समस्याएं खड़ी हो जाती हैं, और जब समस्याएं खड़ी हो जाती हैं तब हम चीजों को समझ नहीं पाते हैं। और अगर हमें अपने आप को लेकर जाना है बेहतर, तो इतिहास में तो तुम्हें रॉकेट बना दूंगा मैं बहुत बड़ी बातें नहीं करता हूं, लेकिन जिस विषय पर हमारे पास एज है उस विषय पर तुम्हें इतने नंबर आ जाएंगे कि अगर तुमने केवल हमारी बात मान लिया। कम से कम 40 बार विश्व का इतिहास मैंने पढ़ा है। अभी आपको नहीं पता है कुछ भी, यहां पर लोग सीख रहे हैं बच्चों के साथ बैठकर। अपने को सीखना उखना नहीं है, जो था सीखना उखना वो सीख चुके। आप लोग और भी जगह गए होंगे क्लास करने, भले यहां पे संख्या नहीं है आपको दिख रही है, आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि यहां ये आयरन कर्टल बना रखा गया है। यहां पर आयरन कर्टन आयरन कर्टन क्यों बना रखा गया है पता है? आयरन कर्टन का मतलब क्या होता है? एक लोहे की दीवार,
जो अच्छी चीजें हैं वो मार्केट में ना जाए। ऐसा हुआ था कब? ऐसा हुआ था जब वर्ल्ड वार टू 1939 से 1945 के बीच जब लड़ा गया, और जो जर्मनी और अन्य उनकी साथ की शक्तियां जब हार गईं, और अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे देश, जिसमें रशिया उनका सहयोगी था, सोवियत संघ, ये जीत गए। इसके बाद दुनिया में एक संघर्ष शुरू हुआ, साम्यवाद बनाम पूंजीवाद का। साम्यवाद बनाम पूंजीवाद का। और एक तरफ था अमेरिका और एक तरफ था सोवियत संघ। अमेरिका और इन सारे देशों ने जो यूरोप में, पूर्वी यूरोप के बाद एक ऐसा माहौल सा क्रिएट कर दिया था कि ये विचारधारा इधर ना जा पाए। इसी को कहते हैं आयरन कर्टन। तो हम जो पढ़ाते हैं, यहां के बहुत सारे लोग ये चाहते नहीं, दहशत में तो हैं कि आज नहीं कल बच्चों तक जैसे जैसे चीजें जाएंगी तो हालत खराब हो जाएगी बड़े बड़े संस्थाओं की भी। तो प्रयास ये है कि आने ही ना दो बच्चों को यहां तक, क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय, गवर्नमेंट कॉलेज सेक्टर शो, द एमडीयू यूनिवर्सिटी, प्लस यहां के जितने भी कोचिंगों में पढ़ाने के बाद हम यहां खड़े हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं आ गए हैं ऊपर से। ये जो यहां के मालिक लोग हैं उनको पता है, जितने मालिक हैं यहां से लेके वहां तक, सबको पता है कि हम कौन हैं। इसीलिए हम बिल्कुल डरते नहीं, आराम से चलते। हमें पता है कि हमारे पास जो है आज नहीं कल, कल नहीं परसों, कोई किसी को कितना गुमराह कर देगा, और अगर किसी को गुमराह भी कर देगा तो एक दिन वो ढूंढता हुआ आएगा। ये है दुनिया में। अब हमको क्या करना है? हमको अपने आप को मुक्त रखना है। महात्मा गांधी कहते थे कि हमें अपने घर की खिड़कियों को खोल के रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि अच्छी वायु जो है हमारे पास आ सके, हम बंद ना रहें। हम कहते हैं कि अगर कोई और भी अच्छा है, अच्छी चीजें कहीं से मिल सकती, लेने की जरूरत है, भागने की जरूरत नहीं है। हम यहां सीखने आए, हंस बने हम, किसी के प्रभाव में नहीं जाना है। अच्छी चीजें आपके पास अगर उपलब्ध हो रही हैं कहीं से, तो उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, करना पड़ेगा। यहां हमारा प्रयास यही है। अब आप एक बात सोचिए कि मैं और कहीं जाता हूं, वहां पर 100 बच्चे बैठे रहते हैं। यहां इस मार्केट के द्वारा ऐसा सिस्टम बना दिया गया कि यहां पर बच्चे आ ही नहीं पाते। आते हैं, यहां से बाहर निकलते हैं, उनको पूरी कहानी अलग अलग बता दी जाती है। क्या कोई टीचर पढ़ाएगा अच्छा? कैसे पढ़ाएगा? ये सिद्धांत है। लेकिन हमने भी एक अपने मन में रखा है कि जब नाव उतार दिया धारा में, तो फिर उल्टी धारा बहे या सीधी, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता। छोटे मोटे विकल्प हमने 5 नौकरियां छोड़ी हैं। हमें नौकरी की कोई समस्या नहीं है, पैसे की समस्या नहीं है। हम अपने पैशन पे आए हैं पढ़ाने। यहां आप खुद सोचिए कि हम जिस स्तर पे पढ़ाते हैं, हमको यहां पर पैसे की समस्या नहीं है भाई। हमें एक अच्छा पैसा मिल जाएगा, हम ये सब कह रहे भैया कोई और पढ़ाए, लेकिन ये हमारी पहचान से जुड़ा है। तुम कल हो जाओगे सेलेक्ट, तो मुझे लगेगा कि हाँ मैंने कुछ किया। इसके पहले भी बहुत सारे बच्चों के साथ काम किया, लेकिन उस तरह की कोई बात आई नहीं। जिसके यहां काम किया उसी ने उसका रिजल्ट ले लिया। यह समस्या होती, इसलिए व्यक्ति अपने पे जाता है कि नहीं यार, हम प्रयास कर रहे हैं तो हमारे लिए भी कुछ बातें होनी चाहिए। ये आधार आपको समझना पड़ेगा। आज और कुछ बताऊं?
कुछ पूछ लो, जो कुछ पूछना चाहो पूछ लो। हाँ हाँ। हम्म। देखो, सबसे पहले तो उस ऊपर वाले को हमेशा अपना हाजी नाजी मानो, और एक बात समझ लो तुम कि तुम बड़े अलग हो इस दुनिया से, कि तुम यहां बैठे हो। आपसे बहुत ज्यादा योग्य लोग अवसर ही नहीं पाते। आपने एक बार लक्ष्य बनाया और लक्ष्य पर अगर आप नहीं बढ़ पा रहे हैं, इसका मतलब कि आपका आत्मबल अभी कमजोर है, आपका इनर पावर अभी उतना फ्लो नहीं मार रहा है। वो फ्लो मारेगा, धीरे धीरे मारता है। ऐसे डॉक्टर कलाम का बड़ा अच्छा स्टेटमेंट है। वो कहते हैं कि भाई अगर आपने सपने देखे तो सपने आपको अंदर से जगाएं, बेचैन कर दे। अगर आप सूर्य के समान गर्मी देना चाहते हो तो वैसे ही आपको तपना भी पड़ेगा। कि आप खड़े हो गए, आईएएस हैं, आईपीएस हैं, सामने वाली जनता जो है, लोग, आप एक बार कल्पना करके सोचो कि आप कल आईपीएस हो जाओगे, आईएएस हो जाओगे, जिले में आपसे बड़ा कोई अधिकारी ही नहीं है क्या? निकलोगे आप, भले देखो ना देखो, हमारे घर तो सभी लोग पुलिस में, हमारे पूरे परिवार में सभी लोग पुलिस में ही, माता, पिताजी, चाचा, ससुर, साला, सब पुलिस में है। एक तरफ से पूरा परिवार पुलिस में। आप भले ना ध्यान दो, लोग आपको नमस्ते करते जाएंगे, आपको कुछ पता नहीं चलेगा। इतने बड़े पद पे आप हैं, इतने बड़े पद पे जाना है। असंख्य लोग इस मार्केट में आपको दिख रहे हैं, भीड़ दिख रही है। शाम को 4 बजे से हजारों लोग, बच्चे निकलते हैं, जाते हैं, आते हैं। जिससे पूछो वो यही कहता है हम आईएएस बनेंगे। किसी से पूछ लो आप ना, देखो क्या कहता है। आईएएस बनेंगे, जैसे एडमिशन लेता है पीछे बैग टांगता है, तुरंत वो उत्साह में हो जाता है। इतनी किताब लेके गया, उसके बाद कहा बस अब पढ़ डालूंगा सब। ऐसे नहीं बनता कोई। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आवे फल हो। पहले एक एनसीईआरटी, फिर एक, फिर एक, फिर एक। यहां के लोगों ने बर्बाद किया, रिजल्ट नहीं आ रहा है। इतना दे दिया, और उसके बाद एक ही दिन में बच्चा चाहता है आईएएस की सारी रणनीतियां मिल जाए। आप देखिए, आप अपने से बात करके देख लो ना। बच्चा एक ही दिन में चाहता है कि उसे सारी रणनीतियां मिल जाए, वो सारी बुक खरीद ले। हिस्ट्री में कितनी बुक लेनी है वो ले लेता हूं तुरंत, फिर जो पोल्टी पे लेनी है ये ले लेता हूं, इको वाली ले लेता हूं। अरे भाई क्यों जल्दी पड़ी है? अभी तुम रहोगे यहां 2 साल, कहां भागना है? आप धीरे धीरे चलो, आहिस्ता चलो लोगों, ये दीवानों की बस्ती है। हिंदी साहित्य में बहुत अच्छी अच्छी बातें आती हैं। आहिस्ता चलो, ये दीवानों की बस्ती है। यहां हर आदमी दीवाना है, लेकिन आहिस्ता कोई नहीं चल रहा है, उसी में सब लड़के गिर जा रहे हैं। आप कोचिंग में जाएंगे किसी भी, बेटा इतनी फीस और इतने का फ्री दे रहे हैं, 2 लाख का मटेरियल तुमको। दिमाग पागल हो जाता है यार कि यही सबसे नंबर 1 है फिर। अरे फ्री देने से अगर कोई आईएएस बन जाता तो हर आदमी यहां का आईएएस होता। आप एक अधिकारी बनने आए हो यार, जो प्रशासक बनने आ रहे हो, आपको यही नहीं समझ में आ रहा है कि क्या मार्केट है और क्या मार्केट नहीं है। कैसे अधिकारी बनोगे? अधिकारी का मतलब है कि सारी चीजों को छाट दे, दूध का दूध कर दे, पानी का पानी कर दे। आप जब कुर्सी पे बैठोगे हर तरह के मामले आएंगे,
कोई कहेगा साहब हमको बहुत मारते हैं, कोई कुछ उल्टा सीधा लेकर आएगा। ऐसे फैसला करोगे तो हमेशा उल्टा पुल्टा फैसला हो जाएगा। ये पेपर स्मार्टनेस का पेपर है। इंग्लिश माध्यम और हिंदी माध्यम, यही सबसे बड़ी समस्या है। हिंदी माध्यम में बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन बच्चे जो हैं वो समझदारी के लेवल पे बहुत कम है। गांव से निकल के आए थे, गांव में कुछ देखा नहीं, और शहर आए थे, यहां एक से एक लोग बैठे हैं बाबा लोग, वो तुरंत आईएएस बना देते हैं। बेटा तुम आईएएस ही हो। हम बेटा यहां कई सालों से सब देखते हैं तो हम पक चुके हैं। हमसे बच्चे बताते हैं तो हम ये बिल्कुल सही बात है आपकी। तो बेटा ये क्या है? ये तो मार्केट है ना। आप तो मार्केट में जाओगे तो मार्केट तो अपने तरीके से काम करता है। एक एग्जाम्पल से समझाता हूं। एक तरफ विकसित देश है और एक तरफ विकासशील देश है। हमारी क्लास में एक चीज आपको केवल नहीं मिलेगी जो थोड़ी सी हमारी हल्की है, ज्योग्राफी। बाकी हमारे हर सब्जेक्ट में ठीक ठाक पकड़ है। तो जो विकसित देश हैं वो विकास की प्रक्रिया में बहुत आगे हैं। किसमें बहुत आगे हैं? यहां पर आपको बहुत सारी फैक्ट्री दिखेगी, उत्पादन बहुत बड़ा दिखेगा, और उत्पादन में आपको गुणवत्ता दिखाई देगी। भाई जो लंबे समय तक किसी काम को करेगा उसका सामान अच्छा होगा, बहुत निश्चित बात है। इनके यहां तकनीक बड़ी शानदार होगी, टेक्नोलॉजी। ये क्या कहते हैं, तुम अपना मार्केट खोलो। क्या कहते हैं विकसित देश? पहला दबाव यही है, जब भी मीटिंग होती है, जब भी कोई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होती है, तो विकसित देश अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी की विकासशील देश हमेशा जो है अपने मार्केट को बंद रखते हैं, खोलते नहीं। ये कहते हैं साहब अभी खोला था 1947 के पहले, क्या स्थिति हुई थी, बर्बाद करके गए थे, अब फिर खोल देंगे तो क्या होगा। इसी में आप देखोगे दोहा दौर की वार्ता चल रही है। दोहा दौर की वार्ता, दोहा राउंड, जहां विकासशील देश ये कहते हैं कि भाई अभी हमें तो विकास में आगे बढ़ने की जरूरत है, अभी हमें विकास में आगे बढ़ने की जरूरत है, हम ऐसा नहीं कर सकते। ये क्या कहते हैं कि तुम अपने देश में जो कृषि के उत्पाद हैं उस पर छूट मत दो, मतलब खाद मत दो या जो भी सुविधाएं देते हो वो मत दो। क्यों? क्योंकि जब तुम ये देते हो तो तुम्हारे यहां चीजें आगे बढ़ती हैं, और इस पे इनका दबाव रहता है, कहे कि इक्वल करो। भाई इक्वल कैसे हो सकता है? आप हमसे बहुत पहले से विकास कर रहे हैं, आप एक विकसित देश बन चुके हैं। 1991 में अगर तुम देखोगे एनसीईआरटी जब भी पढ़ोगे भारत का आर्थिक विकास, 1991 में हमें अपनी अर्थव्यवस्था को खोलना पड़ा। क्या करना पड़ा? खोलना पड़ा। क्यों? कहा गया कि भाई अधिकतर चीजें आप ओपन करो तब आपको आईएमएफ, विश्व बैंक आपको कुछ देगा। ये तो नहीं देगा। आपके पास 15 दिन के लिए भी आवश्यकता की पूर्ति के लिए कुछ भी नहीं बचा था।
मजबूरी में आपने अपने अधिकतर उद्योगों को अलग अलग विकसित देशों के लिए खोला और भारत में बड़े पैमाने पर नए नए उद्योग, नई नई कंपनियां जो विदेशों की हैं वो आई। अब आप इस बात को समझो। आज आप जाते हो मैकडी, जो मैकडोनाल्ड, आप जाते हो अलग अलग जो डोमिनो का पिज्जा है, आप जाते हो किसी ऐसी जगह, ये सारे के सारे ब्रांड बाहर के। इनसे अच्छा भी भारत में लोग हैं बनाने वाले, लेकिन इनके सामने कोई टिक नहीं पाता, क्योंकि तकनीक का भी उन्नयन है, पैसा भी बहुत ज्यादा है, सिस्टम भी बहुत अच्छा है, और 69 रुपए में ये आपको आलू टिक्की भी दे रहे हैं। भारत एक बहुत बड़ा बाजार है और यहां से बहुत बड़ा पैसा विकसित देशों की तरफ ही फ्लो कर रहा है अभी भी। ये है रणनीतियां। इसीलिए सरकार कैप लगाती है कि भाई इससे ज्यादा हम नहीं खोल सकते, हमारा मार्केट इतना ही खुलेगा, इससे ज्यादा नहीं। जो विदेशी क्षेत्र हैं या जो विकसित देश हैं वो आपके हर सिस्टम में घुसना चाहते हैं। जैसे आप देखेंगे यहां पर एक बैंक है, यस बैंक, एक बैंक है यस बैंक। अधिकतर जो ऐसे बैंक हैं ये सब विकसित देशों के हैं। ये पूरा जो सिस्टम है उसको आपको समझना पड़ेगा, गहरी समझ बनानी पड़ेगी। विकासशील देश बहुत अच्छी स्थिति में है नहीं, वहां पे बिल्ली घात लगाकर बैठी हुई है कि मौका जैसे मिले तुरंत पंजा अटैक। इसीलिए हमेशा रणनीतियां बदलनी पड़ती है, विदेश नीति में हमें बार बार चेंज करना पड़ता है। आप देखो कि रशिया के ऊपर पूरे विश्व का दबाव है, पूरा दबाव है रशिया के ऊपर, है ना। भारत ने कहा साहब ऐसा है, अमेरिका ने कहा कि तुम तेल नहीं लेगा रशिया से, गैस नहीं लेगा, भारत ने हाथ जोड़ा लग जाके, कहा ऐसा साहब अर्थव्यवस्था हमारी, काम हमारा, हमारे पास हर चीज है। लेकिन अमेरिका के सामने ये बात बोलना आसान नहीं है। भारत की विदेश नीति क्यों सफल रही? क्योंकि आज आप अमेरिका से भी संबंध बनाते हुए रसिया से भी संबंध रखते हैं। यह है हमारी जो विदेश नीति की सफलता। इतना जो विवाद है रशिया के साथ, लेकिन आप रशिया का जो विदेश मंत्री आके आपसे गलबहियां करता है, हमको आपसे दिक्कत है, अमेरिका वाला भी आपसे खुश चल रहा है, क्या ऐसा कर रहे हैं आप? आपने सबको साध लिया है अंदर अंदर। यह है विदेश नीति, और यह विदेश नीति आर्थिक पक्षों से भी संचालित होती है। आज के समय में दुनिया में एक वॉर चल रहा है, ट्रेड वॉर। ट्रेड वॉर चल रहा है अमेरिका और चीन के बीच। अमेरिका विश्व का जो सुपर पावर है, वो अपनी पोजीशन अकेले बना के रखना चाहता है, और कुछ महाशक्तियां हैं। महाशक्तियां कहती हैं कि सुपर पावर क्यों सुपर पावर रहेगा, उसे जगह अपनी छोड़नी होगी। वो सुपर पावर क्यों रहे? अमेरिका कहता है कि ये सब मजाक हमें बर्दाश्त नहीं, सुपर पावर तो हम ही हैं, इसीलिए उसको अंतर्राष्ट्रीय पुलिसमैन भी कहा जाता है। कहीं कुछ मामला हो जाएगा तुरंत बोलता है। अभी देखिए राहुल गांधी की जो सदस्यता गई, तुरंत अमेरिका की तरफ से स्टेटमेंट जारी किया गया कि हम पूरी नजर बनाए हुए। अरे भाई, तुम्हारी नजर की क्या जरूरत है? तुम्हारे यहां जो गन कल्चर चल रहा है, अधिकतर स्कूलों में लोग मार दे रहे हैं छोटे छोटे बच्चों पर, उस पर हम भी तो नजर बना सकते हैं, हम तो नहीं बोलते। अमेरिका में सबसे ज्यादा हत्याएं, वहां पर हर व्यक्ति हथियार रखने का अधिकार रखता है अपनी सुरक्षा के लिए। उसके चलते बहुत सारे स्कूलों में छोटे छोटे बच्चों की हत्याएं हो जाती हैं। आप अलग अलग बात बताते हैं, हम देख रहे हैं लोकतंत्र के लिए क्या चल रहा है। आपके यहां कितना लोकतंत्र है? काले लोगों के साथ जो नस्ली आधार पर श्वेत और अश्वेत का विवाद है अमेरिका में, उसकी तो कोई न्यूज ही नहीं आ रही।
सब मीडिया सेंसरशिप है। चाइना में भी यही हाल है। भारत फिर भी बहुत अच्छा है। आप समझिए, वैश्विक देश अगर जो पूरी विश्व की स्थितियों को आकलन करेंगे तब आपको समझ में आएगा। अभी आप जानते नहीं, हर जगह समस्या है, हर जगह समस्या। यहां यह समझना है कि आप कोई भी मुद्दा पढ़ते हैं, कोई भी चीज पढ़ते हैं, उस पर एक बैलेंस अप्रोच आपको रखना पड़ेगा। बैलेंस अप्रोच का मतलब कोई भी संबंध हमेशा इस बातों से निर्धारित होंगे कि आप, कूटनीति का मतलब क्या होता है? अपना नुकसान नहीं होने देना है, कुछ भी हो जाए। अगर इस मेज की टेबल पे अगर कोई पक्ष आया तो उठ के जाएगा नहीं, ये होती कूटनीति। अगर आ गया तो साम दाम दंड और भेद सब लग जाएगा, लेकिन वो हटेगा नहीं। इसको कहते हैं डिप्लोमेसी। कुछ एग्जाम्पल समझाता हूं तुम्हें। चाइना के साथ जब आपका विवाद हो रहा था लद्दाख वाले क्षेत्र पर, एक समय ऐसा आया कि आपको ये लग गया कि अब युद्ध हो जाएगा, मानेंगे नहीं। आपके लोगों को मार दिया, तार से मार दिया, बहुत सारे लोग भी मारे गए। भारत को लग गया कि यार अब मामला बिगड़ जाएगा और चाइना से युद्ध होगा तो हमारी अर्थव्यवस्था, इसके पहले भी हमने युद्ध बहुत सारे किए हैं, 65 में किया, 71 में किया, 62 में किया, और जब जब किया तो भारत की अर्थव्यवस्था जिस स्थिति में हुई ये हम सब जानते हैं, बड़ी हालत खराब हो गई। इस बार भी युद्ध हो जाता तो पहला खतरा तो ये है कि दोनों ही नाभिकीय हथियार संपन्न देश हैं और हमारी स्थिति चीन से लड़ने लायक नहीं है। पूछिए क्यों? चीन अकेले 14 देशों के साथ इस समय उसका सीमा विवाद चल रहा है। कितने? 14 देशों के साथ। किसी से भी वो पीछे नहीं है, सब पे हावी ही है। अब आप ऐसे समझ लिए उसकी शक्ति कितनी है। ड्रैगन है वो लाल वाला, मुंह खोलता है तो आगे ही निकलती है। 9 डॉटेड लाइन का सिद्धांत रखता है वो, बहुत पुराना इतिहास बताता है। कहता है कि ये जितना जो है, जो वियतनाम, कंबोडिया, ये सब जितना, ये सब अपना है, तुम भूल गए हो, तुम हमारे छोटे भाई थे। वो सब कहते हैं अरे यार ये क्या मतलब है, ताइवान वाइवान सबको कहे ये सब तो अपना ही था। अब समस्या यहां पर है कि जब अपना था तो अपना ले लेंगे हम। अब वो सब जाके अमेरिका पार होते हैं, ये अपना है तो हम कुछ वो नहीं करेंगे। हमारी समस्या ये है कि जैसे, अब आप समझिए, चीन के साथ यही है कि हम आपको प्राप्त भी करेंगे और आपको रोने भी नहीं देंगे। यह है शक्ति। शक्ति का सिद्धांत यही है। चाइना के साथ अगर हमारा संघर्ष उस समय होता तो हमारी स्थितियां बड़ी खराब हो जाती। भारत वैसे भी जो कोरोना और सारी जो समस्याएं रही, तो भारत ने एक काम किया, तुरंत जयशंकर को निकाला गया, विदेश मंत्री जी को कहा ऐसा है जयशंकर जी, जितनी क्षमता है तुम्हारे पास, आपके पास बड़े जो रिस्पेक्टेड व्यक्ति है, आप जाइए विदेश, जितने देश हैं यूरोप का सबका दौरा करो। जयशंकर गए, फ्रांस, जर्मनी, रशिया, सब जगह गए, जापान ओपान, सबसे समर्थन पत्र लेके आए कि अगर चाइना ने अटैक किया तो इस सारे देश मिलकर भारत की तरफ से वो कर देंगे। इसको कहते हैं कूटनीति। क्या कहते हैं इसको? ये है डिप्लोमेसी। हम अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, कुछ भी हो जाए हमारा नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर लग रहा है नुकसान होगा तो हम तुरंत मित्रों की संख्या बढ़ा लेंगे। दुनिया में वो देश हमेशा नुकसान में रहा है जिसके पास मित्र नहीं है। पाकिस्तान के साथ समस्या यही चल रही है। पहले उसका मित्र अमेरिका था। जब से पाकिस्तान का निर्माण हुआ, स्टार्टिंग में अमेरिका पाकिस्तान के ही साथ रहता था। हमारा दोस्त है, सदाबहार मित्र अमेरिका अपने आप को जो घोषित करता था पाकिस्तान का।
खूब पैसा पाकिस्तान ने भी उठाया, अमेरिका से खूब पैसा उठाया। आम जनता में कुछ नहीं हुआ, सब पैसा वहां के ऊपर। पाकिस्तान का अगर आपको कल्चर में समझाऊं तो जो वहां का हायर क्लास है एक वो है, और जो निचला तबका है केवल वो है, बीच में कोई नहीं है। मध्यम क्लास है ही नहीं वहां, डेवलप ही नहीं होने दिया गया। सामंतवादी सोच है जो हायर क्लास में है, AK-47 चला रहे, हैप्पी बर्थडे मना रहे हैं। क्या मजाक चल रहा है? देश चला रही है सेना। जब भी देश में सैन्यशाही रहेगी, सैन्य बहुत ज्यादा जो शक्तियां हावी रहेंगी, देश नहीं चल पाएगा। पाकिस्तान में समस्या नहीं है, समस्या है वहां के हुक्मरानों में, व्यवस्था चलाने वाले लोग। आम जनता तो रो रही है। बहुत सारे आप देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग, अभी मैं एक जो न्यूज़ देख रहा था उसमें एक इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज थे, मुस्लिम थे, वो छोड़ के गए थे पाकिस्तान। उनकी जो पोती है वो रो रही थी, कहे कि बाबा जी आपने तो वोट लगा दिया। ऐसे ही उसने वो ट्वीट किया। पाकिस्तान में समस्या नहीं है, समस्या है लोगों में। जब आप चीजों को डेवलप नहीं होने दोगे, व्यापार वाणिज्य नहीं बढ़ेगा, चीजें नहीं बढ़ेंगी, तो समस्या रहेगी। इसीलिए वहां पर हमेशा धर्म का खेल होता है। अशिक्षा है ना, मार्क्स कहता है धर्म अफीम है, चटा दो, चाट लेगा आदमी पागल हो जाएगा। धर्म बहुत खतरनाक चीज है। धर्म हमारे अंतःकरण का विषय, भैया, बाहर का विषय है ही नहीं धर्म। हम कुछ भी मान्यता रखते हो हमारे अंदर है। कबीर साहब ने कहा कि मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना तो मैं काबे में ना मैं कैलाश में। हाँ, जो भी है, बस हम तो छोटे में आपको बता देते हैं, काबा कैलाश में नहीं है, वो तुम्हारे भीतर है, मानवता में है। ये बात जिसको समझ में आई वो अपने समय में बहुत मार खाया। कबीरदास को लोगों ने बड़ा मारा, हिंदुओं ने मारा, मुसलमानों ने भी मारा, दोनों ने मारा। तुम बहुत गलत बोलते हैं। उन्होंने कहा ऐसा है कि हम जो बोलते सही बोलते हैं और ठीक बोलते हैं, हमको यही अनुभव हुआ। हमन इस मस्ताना हमन को होशियारी किया, रहे इस दुनिया में नहीं तो इस जग से यारी किया। मतलब नहीं। कई बार सिकंदर लोदी ने उनको मरवाने का प्रयास किया, नहीं मरवा पाए, हाथी होती सब अपने आप बिदक गए। जो वास्तव में ईश्वर का बंदा होगा उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यही स्थिति थी अरब देश में मंसूर की। मंसूर को लोग लगे मारने, पत्थर पत्थर। क्या बोला था मंसूर ने? आज तुम लोगों को कुछ नहीं पढ़ना है, मैं समझ गया। अनल हक। अनल हक का मतलब होता है कि वह ईश्वर मेरे भीतर है। ईश्वर भीतर है, बाहर नहीं। और ये इस्लाम के खिलाफ है। बंदा खुदा की केवल बंदगी कर सकता है, वो खुदा नहीं बन सकता। मंसूर का यही अपराध था। मंसूर ने कहा रे यार, खुदा अगर अपना लेगा तो तू भी वही हो जाएगा। अब मंसूर की बात एक लेयर ऊपर है। अगर ऐसा ना होता तो गुरु नानक देव जी आज वो भगवान बन के ना बैठे होते। अगर ऐसा ना होता तो बुद्ध आज भगवान बन के ना बैठे होते। सामान्य लोग ही जन्मते हैं, अगर उनके अंदर ईश्वर का इनलाइटमेंट आ जाता है, कुछ विशेष जानकारियां हो जाती हैं, तो वो रसूल ही कहलाते हैं, ईश्वर के दूत ही कहलाते हैं। गलत क्या कहा? लेकिन जनता, वहां के मौलवियों ने कहा मारो पत्थर, मार पत्थर पत्थर। मंसूर को एकदम मार के एकदम हालत खराब कर दिया। एक मंसूर का था शिष्य जो जानता था कि मंसूर किस स्थिति के हैं। डर के मारे उसने भी पत्थर मारा कि कहीं ऐसा ना हो कि मुझको पकड़ लेंगे। मंसूर को वो पत्थर लगा। मंसूर उसको घूम के देखे, कहे यार सबका तो मुझे बुरा नहीं लगा, तेरा बुरा लग गया।
तू रात दिन मेरे साथ रहता था और तू ये जान नहीं पाया कि मैं कौन हूं। जब चोट बहुत लग गई तो खून की बूंदें धरती पर गिरी, उससे आवाज आई अनल हक अनल हक। वहां के लोग फिर मंसूर को सजदा करने लग गए, ये वास्तव में अल्लाह का बंदा है। दुनिया में चमत्कार भगवान से ही तो है यार, ऊपर वाले से तो चमत्कार है। इंसान चमत्कार करता है क्या? मानवता सबसे बड़ा मूल्य है, उससे बड़ा कोई मूल्य नहीं। अगर तुम वास्तव में ईश्वर के भक्त हो, अल्लाह के बंदे बनोगे, तो तुम सबके लिए कर सकते हो। कोई भेदभाव नहीं, कोई अंतर नहीं। इसको भगवान पसंद करता है, इसको ईश्वर पसंद करता है। ये फिलॉसफी है। तो यहां हमें हर तरीके से सीखना, हम सीखने के लिए आए हैं। हो सकता है हमारे भीतर बहुत सारी रूढ़ियां हो। मेरा काम क्या है, मैं आपकी उन्हीं रूढ़ियों पर थोड़ा सा वो करता हूं, और जो लोग ऐसे रहे हैं, जो लिबरल अप्रोच के रहे हैं, उनका आधार देकर करता हूं, अपने तरफ से कुछ नहीं। कबीर ने अपने समय में बहुत, एक प्रश्न हर साल हिंदी साहित्य में आता है कबीर पर, एक प्रश्न हर साल निश्चित है, एक व्याख्या और एक प्रश्न। 30 से 40 नंबर तो अकेले यही लेकर बैठे हुए हैं कबीरदास। सबसे ज्यादा जो रिसर्च हुई हिंदी साहित्य में इन्हीं पर हो रही है, शिक्षित व्यक्ति। कबीर कहते हैं मसी कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। और तीनों लोगों का हमने जो महात्मा है उसको दिखा दिया। हम तो नहीं छूते कुछ भी। एक कहानी सुनाते हैं तुमको कबीरदास की। कबीरदास का जो जन्म है वो हिंदू परंपरा में हुआ। बनारस में जो लहतारा एक तालाब है, उसी के पास वो मिले थे छोटे से बच्चे। कुछ अनुश्रुतियां हैं जिनके अनुसार ये कहा जाता है कि एक विधवा ब्राह्मणी थी, उनके पति की मृत्यु हो चुकी थी, उसके बाद उनका जन्म हुआ था, इसलिए उन्होंने लोक लज्जा के भय से अपने बच्चे को छोड़ दिया था वहां। नीरू और नीमा एक मुस्लिम दंपत्ति थे, उनके पास बच्चे नहीं थे, औलाद नहीं थे। तो उनको वो आवाज़ सुनाई दी, तो उन्होंने उस बच्चे को उठाया और अल्लाह का रहम मान के, करम मान के उस बच्चे की परवरिश किया। और वो लोग छोटे तबके से आते थे, वो जुलाहे थे। जब मौलवी आए तो मौलवी से कहा गया इसका नामकरण करो हमारे बच्चे का। तो कुरान खोली गई तो कुरान से एक नाम निकला कबीर। मौलवियों का जो दिमाग चकरा गया, कबीर, इतने छोटे वर्ग के बच्चे का नाम कबीर नहीं होना चाहिए। 7 बार कुरान खोली गई, 7 बार वही नाम निकल के आता था, कबीर कबीर। कबीर का मतलब होता है जिसकी काया पर जिसकी विजय हो, इसका मतलब ही होता है। मारने के भी बहुत सारे प्रयास हुए कबीर को, लेकिन कबीर अद्भुत व्यक्ति थे, बचपन से ही अद्भुत थे। महान लोग दिख जाते हैं, पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं, कौन क्या होगा। बड़े हुए इस्लामिक परंपरा, पूरा जो कुरान उनको याद थी। फिर उनको एक बार पता चली यार कि सब धर्म का मूल तो एक है। तो जो रामानंद जी वहां उस समय के बड़े अच्छे संत हुआ करते थे, तो उनको ये जानकारी हुई कि अगर मैं इनके पास जाऊं तो मुझे कुछ मिल सकता है। जब वहां गए तो उन्होंने कहा ये तो मुसलमान हो, तुम नहीं जा सकता, वो तो ब्राह्मण है। कबीर साहब ने अरे यार मिला दे मुझे भी। कहा नहीं नहीं नहीं, ये सब नहीं हो सकता। तब रूटीन पता किया कि रामानंद जी की रूटीन क्या है। उनकी रूटीन थी कि वो सुबह 4 बजे तक जो गंगा स्नान करके आते थे, तो बनारस के घाट पर जाकर कबीर लेट गए जहां से वो स्नान करने जाते थे। देखिए, जो आदमी होगा लगनी, जिसके अंदर होगी लगन, वो तो प्राप्त करेगा। उसको अगर गुरु चाहिए, अच्छा शिक्षक चाहिए,
तो वो ढूंढ लेगा। आए जब रामानंद स्नान करके तो उनके पेट पर पांव पड़ गया। वो यही चाहते थे कि हमारे पेट पर ही पांव पड़ जाए, क्योंकि उनको तो मिलने ही नहीं दिया जा रहा था। तो उन्होंने बोला कि राम राम बोलो बच्चा, राम राम। फिर जब उठे वो तो कहे कौन? कहे कबीर हूं आप, मैं कबीर हूं। कहे कबीर तुम बहुत लगनी हो, अब तुम आया करो, कोई समस्या नहीं, तुमको कोई नहीं रोकेगा। वहीं से जो रामानंद के शिष्य हुए कबीरदास, और जितने उनके शिष्य हुए थे उसमें सबसे सर्वोपरि हुए, उनसे आगे कोई हुआ ही नहीं, भूतो न भविष्यति, है ना। और कबीरदास ने जो फिलॉसफी दी है ना, अद्भुत फिलॉसफी। अरे इन दोनों ने राह न पाई, हिंदुओं की हिंदुआई देखी, तुर्कन की तुर्काई। हिंदुओं की हिंदुआई भी देख ली और तुर्कों की तुर्काई भी देख ली, इन दोनों ने राह न पाई। आपस में दो लड़त हैं, मरम न जाना कोई। मर्म जान जाए तो व्यक्ति किसी से कोई लड़ नहीं सकता। कबीर कहते हैं चूटे की दमक भी साहब सुनता है। चींटी भी चलती है तो उसको भी, वो ईश्वर इतना महान है, उसको भी सुनता है। कहां बांध रखा है तुमने उसे? ना मैं मस्जिद में हूं ना मैं मंदिर में हूं, मुझको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास। बहुत सारे पद हैं। हिंदी साहित्य पढ़ने से एक फायदा आपको यह भी है कि आप समाज की गहराइयों को समझेंगे कि समाज है कहां, हम कहां खड़े हैं। रेडिकल सोच आपको कट्टर बना सकती है और कुछ नहीं कर सकती। अपनाने में जितना आनंद है ना, प्रेम देने में जितना आनंद है, तोड़ने में उतना नहीं है। सबसे बड़ा मूल्य है प्रेम। कबीरदास ने कहा कबीरा यह घर प्रेम का खाला का घर नहीं। यह प्रेम का घर है, खाला का घर नहीं। शीश उतारे हाथ करे सो पैसों घर माही। ऐसा नहीं कि उतर आए तुम, आपके मौसी घर है, जब मन किया तभी पहुंच गए। प्रेम का घर है। ढाई आखर प्रेम का पढ़े सुपंडित हो। ये है मूल्य। आपसे इंटरव्यू में प्रश्न पूछा जाएगा कि कबीर क्यों इतने आपको अच्छे लगते हैं, आपने बताया कबीर मुझे पसंद, क्यों? आज जिस तरह से सामाजिक तनाव है, सामाजिक जो समस्याएं हैं, सांप्रदायिकता का उभार दिखाई दे रहा है, उसमें कबीर जैसे लोग ही प्रासंगिक हैं। ये अप्रोच हमें चाहिए। एक समन्वित संस्कृति, एक मिलीजुली संस्कृति का हमें उद्घोष करना है। अंग्रेजों ने यही काम किया भारत में ना, फूट डालो राज करो। ऐसा बैलेंस किया गया कि मुसलमानों की संख्या 8-10% थी उस समय, उनको इक्वल राइट दे दिए गए। बाद में चल के यही मुद्दा बन गया। बात समझिए, जैसे आपकी आबादी ज्यादा, आज के समय ये भी एक जो बड़ा मुद्दा चला आरक्षण में भी, कि हमारी आबादी हमको इतना मिलना चाहिए। आगे चल के यही मुद्दा हुआ। उच्च जाति के लोगों को लोअर क्लास से लड़ा दिया गया, हिंदुओं को मुसलमानों से लड़ा दिया गया। जाते जाते ऐसा भारत छोड़ा गया कि जो असंख्य हिस्सों में बंट जाए। तो यहां आपको समझना पड़ेगा कि हम कहां हैं, हम क्या करें, कैसे करें, हमारा तरीका क्या हो। ये है रवैया। चाय अब ठंडी हो गई, अब मजा नहीं है चाय में। चाय हर क्लास में ही ठंडी हो जाती है। जब हम बोलना स्टार्ट करते हैं तो फिर हमें चाय नहीं पता चलती।
ये तरीका तुम्हें रखना पड़ेगा। और कोई बात हो तो पूछो, पूछो, आज पूछ लो। हम्म। हम्म। समझो, समझो एक बात, 4 साल से नहीं 8 साल से भी होगा तब भी कुछ नहीं कर पाएगा। एक लाइन में जवाब। तुमको जाना है यहां और तुम यहीं पर हो बैठे, तो बैठे रहो, बैठे रहो। कहते हैं कि बड़ी दुकान फीके पकवान, बड़ी बड़ी दुकानें हैं, पकवान खाने लोग पहुंच गए हैं। 2-2.5 साल तक क्लास किया तो उसी में निकल गया 2.5 साल, 2.5-3 लाख रुपया भी निकल लिया, 2-3 लाख रुपए जो खाने में निकल लिया। कोर्स हुआ नहीं, कोर्स हो भी गया तो आंसर नहीं लिख पाए, इतना मटेरियल भर गया नीचे, उसको भी पढ़ नहीं पाए। अब ये लगता है कि इसको कैसे समेटे। ये पेपर है रणनीति का, ये पेपर है रणनीति का। यहां पर कोई कुछ नहीं रणनीति रणनीति बना रहे, यहां सीधे आ रहे हैं। यहां पे लोग समझ रहे हैं कि हम यहां पे इसमें जाएंगे, इस बड़ी दुकान में पकवान खाएंगे, आईएएस बन जाएंगे। पहली गलत धारणा। मैं हमेशा इस बात को कहता हूं कि सक्सेस जो है वो डिपेंड करती है आपके एफर्ट्स पे। एफर्ट्स किस दिशा में होगा इस पे काम करना पड़ेगा। 2.5-3 साल तक अगर हमने केवल कोचिंग ही किया, अपने पढ़ने पर कोई फोकस नहीं होता। आप उससे बात कर लेना किसी से भी, वो अपने पढ़ने पे कोई जोर नहीं रहेगा। कोचिंग के बाद वो कहे सर अब मैं पढ़ूंगा, कभी नहीं पढ़ पाओगे। उसमें भी पीछे से फोर्स चाहिए, इसलिए मेंटोरशिप है। अब इसमें भी समस्या है, हर आदमी मेंटोर बन के घूम रहा है, हर आदमी मेंटोर है। यहां मैं भी मेंटोर, मैं देखता रहता हूं तो मैं अब क्या बोलूं किसी को। हर आदमी मेंटोर है, उसे पूछिए अनुभव क्या है तुम्हारा, कहीं कुछ किया हुआ है? नहीं नहीं, हमारा यहाँ पे 10 साल से मार्केट में घूम रहे हैं। अरे घूमने से क्या मेंटोर हो जाओगे तुम? देखो थोड़ी देर तुम किसी से बात कर लो, तुमको समझ में आ जाएगा कौन कितने पानी में है। 2 साल से ऊपर, खूब एकदम सही एनालिसिस है। और नहीं, आधा दबाव तो चौथे साल में आ जाता है परिवार वालों का। कैसा है बेटा, इतना पैसा बर्बाद कर दिया, अब तो कुछ कर दे। तो दबाव बनाते कहें यार देख हम तो 4 साल तैयारी कर रहे हैं। आप अपने लक्ष्य के प्रति कितने क्लियर हैं उस पर डिपेंड करेगा। हमारे पास ऐसे ऐसे बच्चे हैं, इन्होंने कोचिंग नहीं किया। अभी एक जो लड़की जा रही हो, इतना अच्छा आंसर लिखती है। दबाव होता है अपने ऊपर। आप खेल खेलने यहां आए हैं ना, तो यूपीएससी आपसे बड़ा खिलाड़ी है, वो खेल जाएगा आपके साथ। 80% से ज्यादा लोग खेल ही खेल रहे हैं। कहना नहीं चाहिए, तब भी कह दे रहा हूं, यहां खेल ही हो रहा है। बंद सोसाइटी से आए थे, खुली सोसाइटी में गए। आकर्षण का एक सिद्धांत चलता है, अट्रैक्शन ऑफ लॉ। आजादी मिली, हर तरह की घूमने फिरने खाने पीने। यहां पर लोग अक्सर पीना भी शुरू कर देते हैं, सब कुछ करते हैं। कहे कौन देख रहा है?
कौन निगहबान है हमारा यहाँ? अब यहीं से बर्बादी की स्टार्ट। और ऐसे लोग आपको कभी मिले तो पहला काम तो यही है कि दूर से नमस्कार, कि साहब ऐसा आप बड़ा अच्छा किया आपने, हम तो वैसे भी नहीं पढ़ रहे हैं। एकदम बताने की जरूरत नहीं कि हम ठीक चल रहे हैं। ऐसे लोगों को बताया यार हम खुद ही 6 साल हो गए हमको, एकदम बोलो कि हमको 6 साल हो गया, हम वहां पर भी थे घर पे तभी तैयारी कर रहे थे, यार तुम ठीक चल रहा है, अभी तुमको 2 साल और लगेगा, और तुमको फ्रस्ट्रेट कर तुम उसको कर दो। एकदम बताने की जरूरत नहीं। साल भर 1 साल अगर तुम हमारे साथ हमारे हिसाब से चल जाओ तो मैं तुम्हें एक बात की बहुत स्थिति आपकी बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि हम टू द पॉइंट बात करते हैं, हम चाहते हैं कि आप भी उसी तरीके से चलिए। और अगर ये तरीका रहेगा तो आप कुछ कर पाओगे, और यही तरीका चाहिए, किसी के प्रभाव में नहीं। और नया बच्चा है जिसको कुछ आता नहीं, तुम एक काम कर दो बस, खाली क्वेश्चन एक पूछ लो मेंस का, हम तुमको सिखा देंगे। यहाँ हमारी हर क्लास में तुमको लिखना जरूर आ जाएगा, हिस्ट्री पढ़ाएंगे तुमको आ जाएगा कि यार एक आंसर लिख के दिखाओ कि सिंधु घाटी सभ्यता ने वर्तमान नगरीकरण के लिए इनपुट दिया, खुद ही वहीं रोने लगेगा वो, क्योंकि कभी तुमने कुछ किया नहीं। एक से एक बच्चे हैं। एक लड़का आया, वो लगा रोने, अभी आएगा पेपर के बाद आप हिंदी साहित्य में, कहा गुरुदेव उबारो किसी तरह से। हमने कहा क्यों? कहे सर एडमिशन ले लिए हिंदी साहित्य में, वहां कोई बताए कुछ नहीं, मुझे लिखना ही नहीं आ रहा। हमने कहा अब? कहे सर अब आप जैसा बताए। समस्या ये है, राइटिंग लेकर अच्छा हो जाएगा वो तो है ही है, प्लस आपकी एक सोच, अभी आपको मैंने थोड़ी थोड़ी बातें बताई, सोच के लेवल पे आपका बहुत बेहतर हो जाएगा, सोच भी अच्छी हो जाएगी, समाज को देखने का, साहित्य क्या है? समाज का दर्पण है। हमारे समाज को देखना हो तो साहित्य देख लो, अपने आप सारी बातें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, इजाजत है अब? आज तो कुछ हमने वैसे भी नहीं पढ़ाया। इस्तेमाल करिए। अमीर खुसरो, जैसे अमीर खुसरो के बारे में आप जैसे पढ़, इस्तेमाल जहां जहां आवश्यकता होगी वहां मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ इस्तेमाल करना है और कहाँ नहीं करना है। कबीर में कुछ उनके पद हैं, एक आप लोग छोटी सी डायरी बना के रखेंगे, जब मैं कुछ एग्जाम्पल बोलूंगा तुरंत वही लिख लेंगे। कबीर पे कुछ आप लिख रहे हैं कि कबीर भारत की सामाजिक संस्कृति के बहुत बड़े प्रणेता थे, टिप्पणी करें तो फिर वहां पर कुछ ऐसे पद जो उनके हैं जहां से उन्होंने दोनों ही पक्षों को एक करने का प्रयास किया, एग्जाम्पल डाल देंगे। या कबीर वाणी के डिक्टेटर हैं कि उन्होंने जो चाहा वो अपनी बातों को कहलवा लिया। तो मेहनत करोगे तो तुम अच्छा कर जाओगे। हिंदी साहित्य, हाँ, खड़ी खड़ी बोली, खड़ी बोली, और खास तौर से जो जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के आसपास के क्षेत्र की भाषा है। हाँ हाँ हाँ, पूछो पूछो। ओवरऑल अपनी बात जैसे अभी आप रख रहे हैं ना मेरे साथ,
ओवरऑल आपका डेवलपमेंट होना चाहिए। कुछ लोग होते हैं बहुत अच्छा लिखते हैं लेकिन बोल नहीं पाते। हम यहाँ इंटरव्यू भी लेते हैं तो हमें हमें बच्चों को दिखता है कि कुछ बच्चे स्टार्टिंग से थोड़ा सा जैसे जो मुखर होते हैं, जैसे ये है बोलता रहता है, ये भी एक अच्छी बात है। अत्यधिक नहीं बोलना चाहिए, लेकिन जब पूछा जाए तो जरूर अपनी बात रखिए। जैसे मान लीजिए कि कोई टॉपिक है, हमने ही बताया आपको फिर हमने पूछना शुरू किया। आमतौर पे मैं पूछता ही हूं, अवसर दिया आपको, तो आप उस पर अपना एक आंसर दीजिए। धीरे 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 एक ओवरऑल आपकी पर्सनालिटी इनहेंस हो जाएगी। जो काम आप इंटरव्यू के समय करेंगे वो काम अभी से करें। अभी आपने तैयारी शुरू की, आपस में भी डिस्कशन करो, और वो डिस्कशन ऐसा ना हो जाए कि युद्ध हो जाए उसमें। हाँ नहीं हो, अरे नहीं होता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये है कि एक जो सामान्य सी बात है कि अगर कोई मुद्दा उठाओ तो आप ये कह दो, आप इसके सकारात्मक पक्ष बताओ भारत पाकिस्तान के, या भारत बांग्लादेश के, भारत नेपाल के, या कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, हिस्ट्री में पढ़ रहे हो, अशोक पढ़ रहे हो, अशोक के जो शासन प्रबंध को आप कैसे देख रहे हो, कैसा स्टेट था, जो मौर्यों का एम्पायर था। एक मैं तुमको छोटी सी बात बताता हूं, 600 बीसी का भारत है। 600 बीसी का भारत मतलब ईसा मसीह के 600 साल पहले, और 600 बीसी के भारत में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन हुए। पहला परिवर्तन तो यह हुआ, दार्शनिक क्रांति हुई। दार्शनिक क्रांति का मतलब यह हुआ, इस समय बुद्ध और महावीर और चारवाक दर्शन, जिसको लोकायत भी कहते हैं, भौतिकवादी दर्शन है। क्यों ऐसा हुआ? कभी भी कुछ चीज होती इतिहास में तो हमेशा ध्यान रखना, दो बातें होती हैं। एक तो होता है निरंतरता, और दूसरी बात होती है परिवर्तन। अगर इसकी समझ है आपको तो आप इतिहास समझ जाओगे। 600 बीसी तक आते आते अगर आप देखोगे, वैदिक जो काल है इसका समय है 1500 से 600 का, पूरा उत्तर वैदिक काल तक। और 600 में यहां पर आप देख रहे हैं कुछ नई चीजें दिख रही। इसका मतलब यह है कि 600 बीसी तक आते आते धार्मिक रूढ़ियां बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, कर्मकांड बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, यज्ञ, बलि, वर्ण व्यवस्था, सब कुछ रिजिड हो गया था। छह सौ बीसी में भारत में लोहे का बड़े पैमाने पर उपयोग हो रहा था, इसीलिए दूसरी नगरी क्रांति भी बोलते हैं यहां। पहली नगरी क्रांति सिंधु घाटी, दूसरी यहां। अब देखो समझो बात, यहां लोहे के कारण ही 16 महाजनपदों का अगर आप देखेंगे उदय होता है। 16 महाजनपद, जनपद से महाजनपद, काशी, कौशल, अंग, मगध, चेदी, अवंती, गुरु, जो गांधार, कंबोज, अश्मक, सूर से 16 महाजनपद। और इसमें से एक महाजनपद था मगध, जो सबको खा गया, और इसी पर आया मौर्य आगे जाके। फिर मगध साम्राज्य आया क्यों? क्योंकि मगध के पास बहुत बड़े लोहे की खानें थी, संसाधन थे, और वहां पर वर्ण व्यवस्था, उत्तर वैदिक काल वाली वर्ण व्यवस्था नहीं थी। वहां के लोग इस तरह से जो यज्ञ, बलि और ये सब नहीं करते थे, इसीलिए वहां के लोगों को खराब कहा गया है ब्राह्मणों के द्वारा। तो समझना पड़ेगा कि इस समय एक नए विचार की, एक नए धर्म की, एक नए आइडियोलॉजी की आवश्यकता पड़ रही थी। तब नई दार्शनिक क्रांति हुई। जो व्यापारी हैं, जो किसान हैं,
वो इस व्यवस्था से थक चुका है। परिणाम स्वरूप नए नए विचार आए, और एक विचार आया चार्वाक दर्शन का, जिसने कहा खाओ पियो मौज करो, ना ईश्वर होता है, ना आत्मा होती है, ना ब्रह्म होता है, कुछ नहीं होता। और आज के समय यही विचारधारा चल रही है। एक विचारधारा आई जो महावीर की, एक विचार आई बुद्ध की, और सबसे ज्यादा जो प्रभावी रहे वो थे बुद्ध। इसीलिए 600 बीसी के काल को बुद्ध काल कहते हैं, इसीलिए बुद्ध काल कहते हैं। ऐसे समझना है, तथ्य नहीं है। तथ्य पे खेलोगे हिस्ट्री में बर्बाद हो जाओगे। तथ्यों का संग्रह इतिहास नहीं है। इतिहास निरंतरता और परिवर्तन और अतीत का मंथन करके भविष्य और वर्तमान को गढ़ने की कहानी है। ठीक, तो चलो भैया आज के लिए छुट्टी हमको दो। हाँ, बोलो 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 बोलो, अभी बोल लो, अभी अवसर है तुम्हें। हाँ भैया, हिस्ट्री ऑप्शनल अब हमने पढ़ाना बंद कर दिया, लेकिन हम तुम्हें ये बता रहे हैं जनरल स्टडी में जितना हिस्ट्री है हम करवाएंगे। और अगर आप हिस्ट्री ऑप्शनल पे कहीं पर भी जाओगे तो अलग अलग टीचर अलग अलग समय लेते हैं। 7 से 8 महीना तो आराम से जाता है, और लोग 1 साल भी लगा देते हैं क्योंकि बड़ा है। अरे भाई, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, फिर विश्व इतिहास, इसके अलावा कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री जो समकालीन भारत का इतिहास, ये इतने हिस्से तो आपको पढ़ने ही पढ़ने। हाँ, उसी को कह रहे हैं जो समकालीन भारत का मतलब ये हो गया पोस्ट इंडिपेंडेंस, आजादी के बाद। समझ गए? तो ये है। और ऐसे भी जनरल स्टडी में हम आपको कुछ ऐसे की पॉइंट बताएंगे कि आपको हिस्ट्री ऑप्शनल लो, क्या हिस्ट्री ऑप्शनल लेके पेपर फर्स्ट में ही तो नंबर लाने की बात होती है, और किस में नंबर लाने की बात होती है? 125 नंबर के लिए हिस्ट्री ऑप्शनल ले लेंगे? उलझ गए तब? उलझ गए तब क्या होगा? हम तो इस बात को पूछ रहे हैं। भाई हुआ ही यही। और 250 260, तो हाँ मतलब उसके बाद बहुत जोर लगाए 270, मतलब उल्टा लटक गए तब 270। हिंदी में जितनी हम बात बता रहे हैं जोर लगा के पढ़ दिए 280 से तो ऊपर ही लेकर आओगे। हम जोर लगाएं वहां जहां 10-20 नंबर यूपीएससी में बहुत बड़ा मार्जिन है। हाँ अब आए हैं आप। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, चलो। अभी इसके बाद टेस्ट है, क्या है? पेपर का है? अच्छा, न्यूज़पेपर का है। ठीक, और कुछ? कल छुट्टी है बच्चा? हाँ, पर से मंडे से। ठीक है, चलो। हाँ शायरी आ जाओ, आओ शायरी। हाँ तुम यही सुनाओ, शायरी सुनाओ अपनी, सुना दो शायरी एक। बहुत बढ़िया, वाह वाह, मजा आ गई, वेरी गुड वेरी गुड। ताली बजा दो एक बार इसके लिए, बजाओ ताली। यहाँ तुम लोग ताली बजाने में कंजूसी कर रहे हो। हाँ, तो ये है, देखो अच्छा है ये, देखो। हाँ, सुनाओ सुनाओ सुनाओ।
एक बार फिर से बताना। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। इन पे ताली बजाओ, बजाओ ताली। अच्छा, मेहनत करोगे तो सब कुछ मिलेगा। न हमको 4 साल वाले को देखना है, न हमको 2 साल वाले को देखना है। तुम ये मान के चलो कि तुम हो अरब के घोड़े, और तुम्हारे ऊपर लगा दिया गया आंखों पर एक नकाब, और तुम सीधे चलो। किसी से कुछ बताने की जरूरत नहीं, कुछ आ भी जाए घर पे भी नहीं बताने की जरूरत है कि हम ठीक चल रहे हैं। अनावश्यक का दबाव नहीं लेना अपने ऊपर। आप पढ़िए आराम से, और जो खास लोग हो केवल उन तक ही आपकी तैयारी की बात हो कि आप क्या पढ़ रहे हो क्या नहीं पढ़ रहे हो। क्योंकि ये लोगों की एक बड़ी खराब सोच भी होती है, नजर भी होती है। उसके बाद जैसे ही तुम थोड़ा पढ़ना शुरू, उसके बाद आपकी तबीयत खराब हो गई, काम खत्म। इसलिए बहुत ज्यादा अपनी रणनीतियों को, चीजों को शेयर नहीं करना है। आप पढ़ रहे हो, अपने जो यहाँ पर टीचर हैं, लोग हैं, उनके साथ काम करो, बात करो, वो ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है बच्चा, चलो। बस आ गए हम।